नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन से किडनैप हुई 3 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने शुक्रवार सुबह हरियाणा से बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण की दोषी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने टाउन थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। टाउन क्षेत्र से दिन दहाड़े 3 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। अपहृत हुई 3 वर्षीय बालिका को टाउन पुलिस की टीम ने काफी दौड़ धूप के बाद शुक्रवार सुबह हरियाणा के हिसार से बरामद कर लिया। बालिका को बरामद करने से पहले पुलिस ने आरोपी महिला को हरियाणा के हांसी शहर से गिरफ्तार किया। पुलिस को यह तमाम कामयाबी टाउन थाना में कार्यरत SI श्रीमती संजू बिश्नोई के नेतृत्व में मिली। पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने शुक्रवार शाम को टाउन थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 3 वर्षीय मासूम बालिका खुशबू पुत्री जोगेंद्र मंडल निवासी वार्ड नंबर 21 तलवाड़ियों वाली गली टाउन का अपहरण करने के आरोप में 30 वर्षीय रेणु पत्नी जय किशोर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला का मायका टाउन की बिहारी बस्ती में है। उसकी शादी टीबी के गांव राठीखेड़ा में हुई थी, लेकिन अब वह अपने पति से अलग होकर टाउन अपने पीहर में ही रह रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह हांसी में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थी तथा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कुछ दिन अपने पीहर वह महिला कुछ दिन अपने मायके तो कुछ दिन हरियाणा के हांसी शहर में रहती थी। आरोपी महिला रेणु को जाँच अधिकारी उप निरीक्षक श्रीमती संजू बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हांसी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इससे 24 घंटे पहले करीब 11:15 बजे ही गुरुवार को बालिका खुशबू का अपहरण हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि रेणु का बालिका के घर में पहले से ही आना जाना था। खुशबू जिस मकान में अपने माता पिता के साथ किराए में रह रही है, उसी मकान में एक और महिला किराए पर रहती है। आरोपी रेणु उसी महिला की परिचित बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला अक्सर उनके यहाँ आती जाती थी। इस कारण उसकी जान पहचान जोगेंद्र मंडल के परिवार से हो गई। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके कोई औलाद नहीं है। इस कारण उसके दिमाग में जोगेंद्र मंडल की 3 वर्षीय बच्ची खुशबू को उठाकर ले जाने तथा उसे पालने का विचार दिमाग में आया। इसी के चलते वह खुशबू को केला दिलाकर अपने साथ ले गई। वह खुशबू को बस में बैठाकर हांसी में रहने वाले अपने परिचित के पास लेकर जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। तो डर के मारे उसने बच्ची को हिसार बस स्टैंड पर ही छोड़ दिया। आरोपी महिला बच्ची को छोड़कर खुद हांसी चली गई। पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने बताया कि हिसार बस स्टैंड पर एक बस चालक ने लावारिस हालत में बालिका के मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच बालिका को अपने कब्जे में लेकर बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार को पुलिस टीम ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आरोपी महिला रेणु को हांसी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बालिका को हिसार बस स्टैंड पर छोड़ने की बात स्वीकार की। इस पर पुलिस टीम हिसार बस स्टैंड से पड़ताल कर बाल कल्याण समिति पहुंची। बाल कल्याण समिति ने बालिका को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस पर पुलिस दोनों को हनुमानगढ़ लेकर आई। बालिका के अपहरण की वारदात का मात्र 24 घंटे में खुलासा करने में जांच अधिकारी श्रीमती संजू बिश्नोई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल नरेश बिश्नोई, राजकुमार सिहाग, कांस्टेबल राकेश रवाना, होमगार्ड के जवान सावन पाईवाल की टीम का विशेष सहयोग रहा। कल 12 बजे हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाने को दूरभाष से सूचना मिली कि एक 3 वर्षीय बच्ची खुशबू का अपहरण कर लिया गया है किसी महिला द्वारा। तुरंत ये सूचना मिलने पे सभी थानों की टीम्स को एक्टिवेट किया गया और SHO टाउन में टीम मौके पे पहुंचे, जहां उन्होंने जो उस लड़की की बड़ी बहन थी उससे उस महिला का होलिया लिया। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले। CCTV फुटेज में तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आसपास मालूमात करने से ये बात पता चली कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर पे नहीं है, जिसके रिश्तेदारों से और पूछताछ की गई उसके तो वो उसका ये कहना था कि मैं हरियाणा की तरफ निकल गई हूँ। जब इस महिला के बारे में उस बच्ची से पूछा गया, बड़ी बहन से, तो उसने कहा इसी तरह की एक महिला यही आंटी मेरी बहन को लेकर गई है। तो तुरंत हरियाणा हांसी की तरफ टीम रवाना की गई। महिला को वहाँ पकड़ा गया, लेकिन महिला के पास बच्ची नहीं मिली। जब महिला से अलग अलग पूछताछ की गई तो महिला ने ये बात कबूल ली कि क्योंकि उसको पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे है, तो बच्ची को हरियाणा के बस डिपो में ही छोड़ आई थी। फिर वहाँ से संपर्क किया गया पुलिस की टीम का और फिर वो बच्ची हमें CWC के पास मिल गई। तो इसमें पुलिस का बहुत ही बेहतरीन काम रहा। बहुत ही जल्दी से पुलिस ने इसको सीरियसली लिया इस मैटर को और बच्ची को
ले आए। जो अभी तक तो इसमें कोई गिरोह वाली बात तो अभी प्रथम दृष्टया सामने नहीं आई है। ऐसा कह रहे हैं कि पहले भी महिला ने कभी कोई 2-5 साल पहले ऐसा कोई प्रयास किया था जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी क्योंकि बच्चा मिल गया था, और दूसरा महिला का पहले कोई खुद का कोई बच्चा ना होना और इस बात से भी वो लेके जाना, तो ये सारी बातें अब और पूछताछ से खुलेंगी। तो महिला यहाँ से एक व्यक्ति के पास हांसी में जिसके साथ रहती थी वहाँ गई थी, लेकिन उसकी इसमें क्या भूमिका है, क्या संलिप्तता है, वो अभी अनुसंधान का विषय है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने घरेलू विद्युत बिलों के स्थायी शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारीक के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा गया। ज्ञापन में घरेलू विद्युत बिलों में बढ़ाए गए स्थायी शुल्क एवं ईंधन अधिभार कम करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल की महामारी के संकट के समय आमजन आर्थिक दृष्टि से पहले से ही परेशान चल रहा है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बिजली के बिलों में स्थायी शुल्क लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ाकर आमजन के लिए परेशानी पैदा कर दी गई है। साथ ही ईंधन अधिभार के नाम पर विद्युत दरें भी बढ़ा दी गई हैं और मोटर शुल्क के नाम पर भी आम उपभोक्ताओं के साथ विद्युत कंपनियां मनमानी तरीके से राशि वसूल कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आम जन की पीड़ा को समझते हुए विद्युत बिलों में बढ़ाए गए स्थायी शुल्क एवं ईंधन अधिभार की विद्युत दरें कम करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रकाश तंवर, लखबीर सिंह, पलविंदर सिंह, आनंद सिंह राठौड़, विजय स्वामी, कलवंत सिंह, विकास शर्मा, ब्रिजलाल मेघवाल, महेश वर्मा, दीपक कुक्कड़, महेश पारीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार होटल में अपने विधायकों के साथ जनता के पैसे पर अय्याशी कर रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे स्थानीय विधायक टप्पन भोग के साथ कल नजर आ रहे थे, और आम जनता हनुमानगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कितने गरीब लोगों के आश्चर्य ने उजाड़ कर और उन पे अन्याय किया जा रहा है। आज गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन आम जनता की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पैसे पर होटलों में अय्याशी कर रहे हैं। निश्चित रूप से शर्मनाक है कि गई सरकार कांग्रेस की, उसने जो ये प्रबंधन बिजली का कर रखा है, शहर, किसान, आमजन बड़ा परेशान है, इसकी मांग युवा मोर्चा रख रहा है। गई सरकार, ये जो मास्क है ये ऐसे हो गया आज शाम को फाइनल। भारतीय जनता युवा मोर्चा हनुमानगढ़ ने ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ज्ञापन दिया जो बिजली की बढ़ी हुई दरें, और आज हिंदुस्तान भर में किसी भी राज्य में इतने ज़्यादा बिजली की जो दरें हैं कहीं नहीं है। और राजस्थान के अंदर ये जो दरें हैं भी 7 से लेकर 10 रुपये तक जो दरें हैं, और अन्य जो राज्य हैं उनमें 2.5 रुपये दर है। चलो दर भी बढ़ी हुई है इनकी, और उसके बाद जो स्थायी शुल्क में हर बार ये बढ़ोतरी, और उसका कोई पैरामीटर नहीं है भी ये किस आधार पे ये बढ़ोतरी करते हैं स्थायी शुल्क में। आज कोरोना जैसी महामारी में समस्त हिंदुस्तान में प्रत्येक मानव और स्वयंसेवी संस्थाएं अपना योगदान दे रही है भी हर किसी का भला हो सके, लेकिन इस विभाग ने कोई भी इंसानियत या मानवता के नाते इन्होंने भी कोई मानवता नहीं दिखाई, और बिजली के रेट या स्थायी शुल्क कम करने उन्होंने बढ़ाकर और नोटिस बाकायदा धमका के नोटिस लोगों को भेज कर भी आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो इन्हीं बातों से परेशान होकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हनुमानगढ़ ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि स्थायी शुल्क में कटौती की जाए, और अगर ये नहीं करते हैं, अगर इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं करते हैं तो आगामी जो कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ बिजली विभाग के सामने एक बड़े पैमाने के रूप में धरना दिया जाएगा। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर स्थायी शुल्क के नाम पर जिसको 2 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया है, और पूरी सरकार
जनता के विश्वास को तोड़ते हुए आज होटलों में अय्याशी कर रही है जनता के पैसे पर, और जनता को इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर इस संकट के समय में भगवान के भरोसे छोड़कर और कोरोना का जो टाइम है इसमें स्थायी शुल्क को दोगुना बढ़ाना, मैं कहूँगा ये तुगलकी फरमान है, ये तानाशाही है, इसको वापस लेना पड़ेगा। और जो ईंधन अधिभार के नाम पर छुपा हुआ टैक्स बिजली विभाग लगा रहा है उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जनता सरकार को माफ नहीं करेगी। और हम इसके लिए, और आज तो हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, इसको बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। भाजपा पर प्रदेश की जनता को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। मोदी तुम शर्म करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा द्वारा प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में कई प्रदेशों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अस्थिर किया गया और अभी उसी सिलसिले में राजस्थान में भी भाजपा द्वारा इस प्रकार का कुप्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को इस तरह से अस्थिर करने के षड्यंत्र में शामिल विधायकों एवं राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज पूरे देश और राजस्थान प्रदेश के इतिहास में आज का दिन काला अक्षरों में, काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, हमारे सभी विधायक आज गवर्नर हाउस के अंदर धरने पर बैठना पड़ा। अति निंदनीय, घोर दुर्भाग्यपूर्ण। सीधा मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप शर्म करो, शर्म करो। तरह के हथकंडे आप अपनाना बंद कीजिए। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। पूरा प्रदेश और एक एक कांग्रेस जन और एक एक इस आवाम का एक एक व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अगर हमारे को जयपुर भी अगर कूच करने की नौबत आई तो हनुमानगढ़ इलाके से हजारों हजार लोग हम लोग यहाँ से जयपुर के लिए कूच करेंगे। मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष करो, अशोक गहलोत जी आप संघर्ष करो, हम सब आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप खेतों में झटका मशीन तारबंदी करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी जारी आदेश को वापस लेने की मांग की। तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। गणेश तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। खेतों में झटका मशीन तारबंदी करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी कपिल यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उपखंड अधिकारी द्वारा 10 जुलाई को एक आदेश निकाला गया था जिसमें खेतों में झटका मशीन तारबंदी पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश में जिस करंट वाली तार का जिक्र किया गया है वह झटका वाली मशीन तार है, इससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं होता। ज्ञापन के अनुसार किसान विषम परिस्थितियों में भी दिन रात खेतों में काम कर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। बाजार में झटका मशीन आने के बाद जब से तारबंदी हुई है किसानों को पशुओं से थोड़ी राहत मिली है। ज्ञापन के अनुसार सरकार किसानों को संवेदनहीन समझती है, जबकि किसानों से बड़ा पशु प्रेमी कोई नहीं है। क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उन सभी पशुओं को किसानों द्वारा ही चारा पानी उपलब्ध करवाया जाता है। ज्ञापन में किसानों को परेशान करने की बजाय झटका मशीन बनाने वाली कंपनियों को ही बंद करने और उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार नैन, कृष्ण जानी, कार्तिक शर्मा, विनोद जाजड़ा, संदीप भांबू, अमित ढाका, मुकुल अरोड़ा, रवि कड़वा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 10 तारीख को हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी ने एक आदेश जारी किया था कि जो खेतों के अंदर तारबंदी की हुई है, जो झटका मशीन लगी हुई है जिसको ये करंट का नाम दे रहे हैं कि करंट से पशुओं को नुकसान पहुंच रहा है, वो वास्तव में एक झटका मशीन है जो हल्का करंट का झटका देती है जिससे पशु जो है तारबंदी के पास नहीं आते हैं। इन्होंने एक आदेश जारी किया था, पटवारियों का आदेश किया था कि किसानों की जिनके भी तारबंदी वो लगी हुई है झटका मशीन वाली, उनकी रिपोर्ट बनाकर पेश करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। गांव धालिया में पालतू जानवरों की चोरियों पर अंकुश लगाने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने टाउन थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपा।
गांव ढाड़िया के ग्रामीणों ने शुक्रवार को टाउन थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर गांव से हो रही पालतू पशुओं की चोरियों को नियंत्रित करने व चोरों को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले 24 दिनों से लगातार पालतू जानवरों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। बीती रात गांव से 7 पालतू जानवर गायब हो गए। इस संदर्भ में पूर्व में भी पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की पंचायत में पीर कामड़िया निवासी एक व्यक्ति ने पशुओं की चोरी करना कबूल किया था। उक्त व्यक्ति पशुओं के बदले हरजाना देने की बात कर रहा है, जबकि ग्रामीणों को उनके पालतू पशु वापस मिलने चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि एक पशु की कीमत करीब 20 से 30 हजार रूपए के बीच है। पिछले 24 दिनों में करीब 15 पशु गांव से चोरी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। 4 तारीख को बकरा चोरी हुआ था, ठीक है। अभी तक कोई मेरे को न्याय नहीं मिला। चोर पंचायत में हम ही देकर गए थे कि हम बुधवार को पैसा या बकरा दे देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। हम पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। ये एप्लीकेशन है मेरी। तो आज फिर 7 बकरे चोरी हो गए गांव से, ढालिया से, हमारे पड़ोस में से। तो कुछ भी सुनाई नहीं, कुछ भी इसकी कार्रवाई नहीं हो रही। हमें तो मांग कही भी हमारे द्वार ऊपर आ रहा है, हमारा कुर्बानी वाला बकरा है, हमारे बकरे मिलने चाहिए। पैसे की कोई जरूरत नहीं, हमें बकरे चाहिए, हमारे बकरे चाहिए। जिला चिकित्सालय के पंजीकरण हॉल में पर्ची काउंटर पर कर्मचारियों की कमी के चलते इलाज के लिए आने वाले मरीज लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल में कोरोना संक्रमण के खतरे को अनदेखा करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के टिकट पंजीकरण हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले लोगों का कहना है कि नियमों की पालन करवाना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व है। उन्हें मजबूर होकर परामर्श पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। पंजीकरण हॉल में परामर्श पर्ची कटवाने के लिए 5 काउंटर बने हुए हैं, लेकिन एक समय में केवल 2 ही काउंटर पर कर्मचारी काम करते हैं। पर्ची कटवाने के लिए लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि उन्हें 30 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है। अपनी बारी की प्रतीक्षा में वे लाइन से हट नहीं सकते और सामान्य दिनों की तरह ही लोग लाइनों में लगकर एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन संक्रमण के बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों के हालात बेहद बदतर हैं। पंजीकरण हॉल की लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग एक दूसरे से घंटों सटकर खड़े रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है, पर्ची कटवा कर निकलने के लिए भी तंग सी जगह से होकर गुजरना पड़ता है। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए हैं कि आमजन से नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। वहीं सरकारी अस्पताल में लोगों को मजबूरन कतारों में लगना पड़ रहा है। इलाज करवाने आए लोगों ने बताया कि पंजीकरण हॉल के बाहर ना कोई गार्ड तैनात है, न ही किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर से मिलना आधा घंटा हो गया, लगी है कोई ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं हो रही है। लग रहा है कि क्या करें, मजबूरी है। ये तो हॉस्पिटल वालों को सरकार की जिम्मेवारी व्यवस्था करवाएं, उस हिसाब से लाइन में लग रहे हैं। अभी तो धक्का मुक्की हो रही है, लाइन लग रही है। मेरे आई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं हो रही है। यहाँ पे पहले तो 2 लाइनें लगती थी, आजकल एक ही लाइन लग रही है। बल्कि होना ये चाहिए 2 की जगह 3 लगनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए और गेट पे पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अंदर जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही आने चाहिए, बाद नियमों के हिसाब से आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन नियमों की धज्जियाँ उड़ा रखी है कुछ नियमों। मैं दवाई ले रहा हूँ लैंड में खड़ी तो वही क्यों आधो घंटा हो गया, आधो घंटों 35 मिनट एक रात में बारी में मिले को भीड़ होगी। 2 ही लैंड लगा रहा कि 4 लैंड आ गई 15-20 मिनट। ये अच्छा नहीं है, इसकी सुविधा चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले आम जन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में आम जन ने संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए साप्ताहिक जनता कर्फ्यू घोषित करने व नियमों की सख्ती से पालना करवाने की मांग की है। जिले में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए आमजन ने सर्वसम्मति से जनता कर्फ्यू घोषित किए जाने की मांग की है। कुछ लोगों ने जनता कर्फ्यू को लेकर सहमति जाहिर की है तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को शनिवार व रविवार को पूर्णतः बाजार बंद करवाना चाहिए और नियमों की पालना सख्ती से करवानी चाहिए। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले आमजन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। प्रतिदिन औसतन कोरोना के 7 मामलों की बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जनता कर्फ्यू को लेकर कई दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया है। जिले में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ को कम करने और मरीजों की संख्या घटाने के लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति यदि पुनः बनती है तो शायद इसकी चैन को तोड़ने में सफलता पाई जा सके। उल्लेखनीय है कि जंक्शन में कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों के कांटेक्ट में आने से 9 अन्य लोग भी संक्रमित हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लोग संक्रमण की गंभीरता को हल्के में लेकर नियमों को ताक पर रखकर सामान्य दिनों की तरह ही अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बाजार रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में ये लोग न केवल खुद की बल्कि दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। आमजन का कहना है कि यदि सप्ताह में 2 या 3 दिन जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है तो शायद संक्रमण की चैन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। उनका कहना है कि वायरस की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। अगर संक्रमण फैलता है तो मरीजों की संख्या बढ़कर हजारों तक पहुंच सकती है, जो कि आम जन के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। जो संक्रमण के मामले रोज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगाए ताकि इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। लापरवाही तो दिख ही रही है, मास्क का कोई यूज नहीं कर रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का अब तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। मार्केट में, दुकानों में कहीं भी लगा लो आप, कहीं भी नहीं, फुल भीड़ है हर जगह। संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं ये जनता की लापरवाही से, मतलब अगर कोई बाहर से आ रहा है और अपने उनसे मिलने चले जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, उसी के कारण ये फैल रहे हैं। और कुछ ये मान लो कि भी जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी 14 दिन घर पे क्वारंटाइन होना चाहिए। वो भी अगर जो कह के भी जाते हैं अगर ये से स्वास्थ्य विभाग वाले तो भी वो लोग बाहर घूमते रहते हैं, ये भी करते हैं। उनको भी अपने हिसाब से मतलब कि घर पे रहना चाहिए 14 दिन तक, ताकि दूसरों के पास ना जाए तो फैलेगा नहीं, अपने आप नहीं फैलेगा। तक रुपये के हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा कि सैटरडे और संडे अगर 2 दिन पूरा क्लोज हो मार्केट और शाम को मार्केट 8 बजे क्लोज हो जाए तो बेटर है। बाकी ऑल ओवर जनता कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। यहाँ अभी सरकार की ओर से 10 बजे कह दिया तो कोई 9 बजे करे, कोई 9:30 बजे, 10 बजे तक तो बोल ही नहीं सकते ना कोई आके। 10 बजे तक करे तो कौन बैठे रहता है? कस्टमर हो चाहे ना हो, दुकानदार तो बैठे ही रहता है, मार्केट तो खुला है। तो अगर 8 बजे बंद हो जाए तो बैठे। जनता कर्फ्यू को लेकर मेरी और समस्त
आसपास के लोगों की राय यही है कि जिस हिसाब से दिनों दिन जो कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि दिनों 10, 12, 15, 20 रूटीन में केस आ रहे हैं, जिसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को अपने लेवल पर जनता कर्फ्यू रखकर इस संक्रमण के चैन को तोड़ना चाहिए, जिससे जिले का बचाव हो सके और आमजन सुरक्षित रह सके। तो मेरा यही अपील है सभी हनुमानगढ़ वासियों से कि वो जनता कर्फ्यू रखकर 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का जनता कर्फ्यू रखकर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग देकर हम इस चैन को तोड़ सकते हैं। पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष चल रहा ग्राम विकास अधिकारियों का धरना जिला परिषद सीईओ और ग्राम विकास अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और जिला परिषद सीईओ के मध्य वार्ता के बाद शुक्रवार को पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना समाप्त हो गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए विकास अधिकारी पिछले 5 दिनों से पंचायत समिति के समक्ष धरने पर बैठे थे। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना था कि 17 जुलाई को संघ की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सीईओ ने सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय जिले में कार्यरत विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों पर दोषारोपण किया था। शुक्रवार को संघ पदाधिकारियों और सीईओ के बीच वार्ता हुई। इसमें ग्राम विकास अधिकारियों के 7 सूत्री मांग पत्र में जिला स्तरीय समस्याओं के निस्तारण को लेकर सहमति बनी। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हमारा 20 तारीख से के साथ 7 बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु मनमुटाव हो गया था, जिसपे आज वातावरण में सीओ साहब के साथ वार्ता हुई, जिसमें से कुछ समस्याएं हमारी राज्य स्तर की थी, जिसके लिए सीओ साहब ने राज्य स्तर से निर्देश मांगे, कुछ ब्लॉक लेवल की थी और कुछ जिला लेवल की। जिला लेवल की समस्याओं में माननीय ने आज ही आदेश जारी करने के निर्देश कर दिए और ब्लॉक लेवल की सतह पंचायत समितियों जारी करने से उन समस्याओं के लिए ब्लॉक लेवल के विकास अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए। और आज हमारी सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद हमने आज जो 5 दिनों से हमारा सातों पंचायत समितियों का धरना चल रहा था वो समाप्त किया। समय सेवी शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों ने नवनियुक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर RTE पुनर्भरण राशि के भुगतान की मांग की है। समय सेवी शिक्षण संस्था संघ तहसील इकाई सदस्यों ने नवनियुक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सुनीता सिंह भाटी का शुक्रवार को अभिनंदन किया। इस दौरान समय सेवी शिक्षण संस्था संघ सदस्यों ने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं को दूर करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं निजी स्कूल के व्यवस्थापकों में आपसी तालमेल रहने से आने वाली समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाता है। उन्होंने कहा कि RTE की द्वितीय किस्त जल्द जारी करवाने की शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग की गई थी, मगर अभी वह मांग पूरी नहीं हुई है। इस मौके पर संघ के तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, रमेश बजाज, परवीन गोयल, दीपक कश्यप, दीपक सिंगला, लोकेश शर्मा, जितेंद्र मिड्डा, शिशुपाल सिंह, ओम सैन, नवीन शर्मा, संदीप शर्मा, राजेश दादरी सहित निजी शिक्षण संस्था संघ के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ पे नवनियुक्त जो हमारी ABO साहब नियुक्ति हुई है सुनीता जी भाटी, उनको आज हमने सम्मान के साथ उनके चेयर पे आज उनको विराजमान किया। और साथ में हमारे जो DO साहब भी यहाँ उपस्थित थे और सभी स्कूल के साथी उपस्थित थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो जो स्कूलों की संस्था है, प्राइवेट संस्था, उसके साथ मिलकर वर्क करेंगे। अपन दिया है कि जो RTE की पेमेंट है वो तुरंत रिलीज करवाई द्वितीय किस्त की, क्योंकि स्कूलों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब है, सब जानते हैं आर्थिक स्थितियाँ। और कुछ स्कूल के संचालक जो सुसाइड कर रहे हैं आज, उनकी स्थिति को देख के उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे जो DO साहब हैं उन्होंने कि ये आगे बीकानेर ये ज्ञापन भेजेंगे उनका और पेमेंट सेकंड किस्त की तुरंत रिलीज कराएंगे। और साथ में ये इस बात की भी पैरवी करेंगे कि जो इनको जो अग्रिम भुगतान करवाया जाए कम से कम 2 किस्तों का, जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। राजकीय नेहरू मेमोरियल PG महाविद्यालय में सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संदर्भ में कॉलेज प्राचार्य ने विस्तार से जानकारी दी। राजकीय नेहरू मेमोरियल PG महाविद्यालय में सोमवार से स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। इसके लिए विद्यालय में संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये सदस्य ई-कॉन्टैक्ट से संबंधित कार्यों को संपादित करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू ने बताया कि ई-कॉन्टैक्ट को लेकर
वीडियो व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग कर YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। नियुक्त सदस्य अपनी कक्षा से संबंधित विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। इसमें शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ई कॉन्टैक्ट को नियमित रूप से साझा किया जाएगा। इसके अलावा महाविद्यालय की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमित रूप से लिखित कार्य भी दिया जाएगा, ताकि साप्ताहिक सूचना निर्देशालय को नियत समय पर प्रेषित की जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित किए जाने के लिए कोई गाइडलाइंस फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ई कंटेंट के जरिए डिजिटल कक्षाएं लगाई जाएंगी। आयुक्तालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय सदस्य को एक क्लास का मेंटोर बना दिया गया। प्रत्येक क्लास का जो भी क्लास है, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट से लेके बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड, मैथमेटिक्स अलग, बायो ग्रुप अलग, सबके अलग अलग सभी क्लासेस के मेंटोर बना दिए गए हैं। वो मेंटोर क्या करेंगे, अपने यूट्यूब, प्रत्येक क्लास का एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ई कंटेंट्स अपलोड किए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक को सब्सक्राइब, कोई भी स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें प्रत्येक क्लास का एक यूट्यूब चैनल महाविद्यालय के द्वारा बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक मेंटोर अपना एक यूट्यूब चैनल बना रहा है। महाविद्यालय ने 19 यूट्यूब चैनल बन जाएंगे। एक महाविद्यालय का मतलब 20 यूट्यूब चैनल बने और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, लगभग 50 की संख्या व्हाट्सएप ग्रुप बन गई। बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल का लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा और वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट का मटेरियल उसके ऊपर होगा, 20 मिनट की वीडियो होगी। प्रत्येक हमारे पास जो है, जैसे अब बीएससी पार्ट थर्ड का है, मान लो कोई स्टूडेंट, एक मैथमेटिक्स की उसके इंचार्ज है, मेंटोर है, तो वो अपने साथ साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी साथ में, कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों का उस यूट्यूब चैनल के ऊपर सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। प्रत्येक दिन प्रत्येक टीचर 20 मिनट का यूट्यूब के ऊपर ई कंटेंट अपना अपलोड करेगा। कंसाइज होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, यूनिट वाइज होगा। जंक्शन स्थित मीरा वाटिका में शुक्रवार को रामेश्वरम आश्रम संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। रामेश्वरम ट्रस्ट की ओर से पर्यावरण संरक्षण के तहत शुक्रवार को जंक्शन की मीरा वाटिका में पौधारोपण किया गया। इस दौरान मीरा वाटिका में 51 पौधों का रोपण कर वाटिका के आसपास के युवाओं को पौधों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। धरती पर पेड़ों और पौधों के अस्तित्व के बिना मनुष्य और जानवरों की अन्य प्रजातियों का अस्तित्व संभव नहीं है। आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करना चाहिए। संस्था सदस्यों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के तहत जिले भर में 500 पौधे लगाकर उनकी देखरेख का जिम्मा लिया गया है। तीसरे चरण में मीरा वाटिका में 51 पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर मीनाक्षी शर्मा, नासिर खां, यूनुस अली, अर्जुन शाक्या, सोनू, करण, धीरज, पवन शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। आज रामेश्वरम आश्रम धन्नासर द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के मीरा वाटिका में पौधारोपण किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि महिला सुरक्षा मंच से रिंग ग्रुप से हमारे बीच मौजूद रहे और पूरे हनुमानगढ़ जिले में पौधारोपण किए जाएंगे, जिसमें देखरेख और पौधारोपण संरक्षण जनजागृति अभियान चला करके जहां पौधे नहीं है उन जगह पर पौधे लगाए जाएंगे। एक वाल का जिम्मा भी पूरी टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा लिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।